धरती की गोद में इंसान की बसाई नगरी को देखने और जानने के लिए खंगालना पड़ता है इतिहास, और इतिहास मिलता है धरती की पर्दों के बीच और किताब के पन्नों में, जहां दबी होती हैं कहीं अनकही बातें। तो आज हम देखेंगे सालों साल पुराने इतिहास वाली एक ऐसी जगह फतेहपुर सीकरी, जिसके इतिहास की यादें आज भी इसकी इमारतों में बची हुई हैं। सन 1999 और 2000 के दौरान की गई पुरातात्विक खुदाई के दौरान यहाँ कुछ अवशेष मिले, जिसे पता चलता है कि इन इमारतों के निर्माण के पहले भी इस क्षेत्र में कई सौ साल पहले रिहायशी नगरी हुआ करती थी, जिसे शुंग वंश ने 100 से 150 ईसा पूर्व अपने राज्य विस्तार के लिए बसाया होगा। खानवा का युद्ध आधुनिक निर्माण या कहें कि सल्तनत कालीन निर्माण के लिए फतेहपुर सीकरी के इतिहास में एक मुख्य कारण रहा है। 12वीं शताब्दी के दौरान यहाँ सिकरवार राजाओं के शासन के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। मार्च 1527 में खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान ही रायसेन के शासक सिलहदी बाबर की सेना में चले गए और विश्वासघात के कारण राजपूतों को पराजय मिली। युद्ध के परिणाम स्वरूप सिकरवार वंश का आधिपत्य सीकरी से खत्म हो गया और सल्तनत काल की शुरुआत हुई फतेहपुर सीकरी में। बाबर और हुमायूं के शासनकाल में यहाँ कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, पर अकबर के दौर में फतेहपुर सीकरी का रूप ही बदल गया। आज की फतेहपुर सीकरी में मौजूद वास्तुकला का एक बहुत बड़ा हिस्सा सन 1571 से 1585 के बीच अकबर के शासनकाल में बनाया गया था, जब सल्तनत काल की राजधानी फतेहपुर सीकरी हुआ करती थी। एक समय था जब पुत्र विहीन अकबर को सन 1569 में संतान मिलने के बाद चिश्ती फकीर शेख सलीम की याद में एक आध्यात्मिक परिसर का निर्माण करवाया। आज का यह बुलंद दरवाजा जून 1573 में अकबर की गुजरात प्रांत पर विजय का एक बड़ा स्मारक है। भारत में मौजूदा सभी स्मारकों में इस स्मारक का प्रवेश द्वार सबसे ज्यादा ऊंचा है। 12 मीटर की ऊंचाई को चढ़कर 40 मीटर ऊंचे इस दरवाजे को देखने पर उस समय की कारीगरी और कलाकारों की मेहनत को सराहने का दिल करता है। लाल पत्थर पर की गई कारीगरी को सफेद संगमरमर की सहायता से दीवार पर सजाया गया है। कहते हैं कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह वास्तविक रूप से 1580 से 1581 के बीच एक साल में बनवाई गई थी, जिसमें मूल संरचना में 7.2 मीटर लंबे और 4.8 मीटर चौड़े एक मकबरे का वर्णन किया गया है। मकबरे की बाहरी संरचना गुंबद और छतरी को सन 1866 के दौरान बनवाया गया था। बुलंद दरवाजे से अंदर आने पर बाईं तरफ है जामी मस्जिद। यहाँ पाए गए शिलालेखों से पता चलता है कि इसे सन 1571 से 1572 के बीच बनवाया गया था। खुले हवादार बरामदों में इन ऊंचे ऊंचे खंभों की सहायता से इसकी छत को आधार दिया गया है। दीवारों पर फूलों, पत्तियों की नक्काशी और कारीगरी में हिंदू वास्तुकला का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इसी परिसर के दाईं तरफ है इस्लाम खान का मकबरा, जो कि मूल रूप से एक धार्मिक निवास था, पर सलीम चिश्ती के मुख्य अनुयायी की मृत्यु के बाद यहाँ उनके मकबरे को बनाया गया था, जो कि इमारत के ठीक बीचों बीच नहीं बनाया गया है। आगे है 13 मीटर चौड़ा और 18.5 मीटर ऊंचा बादशाही दरवाजा। लगभग 125 वर्ग मीटर वाले इस विशाल परिसर से शाही परिसर की जाने के लिए यही शाही दरवाजा उपयोग में लिया जाता है। फतेहपुर सीकरी के शाही परिसर का यह हिस्सा अकबर के शासनकाल में राजधानी की राजकीय व्यवस्था का मुख्य केंद्र हुआ करता था। राजसी रिहाइश, शासन केंद्र, न्याय व अधिकार के लिए चर्चा, आमोद प्रमोद से लेकर जन सामान्य की सुनवाई सब इसी परिसर में संचालित होते थे। अंदर आने पर सबसे पहले मिलता है शाही हरम। आज इसे जोधाबाई के महल के नाम से भी जानते हैं। पुरातात्विक विभाग के अनुसार यहाँ सभी मुख्य रानियों का निवास हुआ करता था। पूर्व की ओर बने एक विशाल प्रवेश द्वार से अंदर आने पर आपको चौकोर दालान मिलता है, जिसके चारों तरफ कोष्ठकों की सहायता से सजाए गए कमरों का निर्माण किया गया है।
इस 2 मंजिला इमारत को लाल पत्थरों की सहायता से बनाया गया है, जहां अधिकांशतया दीवालों पर की गई राजपूताना शैली की कारीगरी देखने को मिलती है। इस महल के उत्तरी भाग में ऊपर की तरफ हवा महल था, जहां के जालीदार झरोखों से बैठकर रानियां बाहरी दृश्यों का आनंद लिया करती होंगी। कहते हैं कि शाही हरम के भीतरी हिस्से में ही पटरानियों और दासियों के रहने के लिए कमरे बनवाए गए थे। हिंदू शैली का एक देवालय भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ की दीवारों में घंटियां, कलश और स्वास्तिक के चिन्हों को उकेरा गया है। शाही हरम के दाएं और बाएं तरफ 2 विशेष कमरों का निर्माण किया गया है। कहते हैं कि इन कमरों को सर्दी और गर्मी में खास तौर पर प्रयोग किया जाता था। आगे आने पर मिलता है मरियम का घर। कहते हैं कि इस जगह को अकबर की मां के लिए बनवाया गया था। संशय वाली बात यह है कि दीवारों पर हिंदू कलाकृतियां और चित्र देखने को मिल सकती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक विस्तार के लिए अकबर ने एक क्रिश्चियन पत्नी से भी विवाह किया था और शायद ये उसका घर रहा होगा। प्रवेश द्वार पर आज भी हिंदू स्मारक के चित्रों और अवशेषों को देखा जा सकता है। पर इन सभी बातों के इतर इस इमारत की कारीगरी और शिल्प कुशलता अद्वितीय है। आगे आने पर मिलता है बीरबल का महल। बीरबल के बारे में कौन नहीं जानता। अपनी विशेष बुद्धिमत्ता और खास हाजिर जवाबी की खूबी के कारण बीरबल को शाही दरबार में नवरत्नों में एक विशेष स्थान मिला था। बीरबल का महल तात्कालिक हिंदू वास्तुकला से बना हुआ था। अगर मैं कहूँ कि इस जगह को एक विशेष कारीगरी और सुंदरता के साथ सजाया गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शायद दीवाने खास के बाद फतेहपुर सीकरी की यह सबसे सुंदर इमारत है। 3 तरफ से खुले भव्य द्वारों को पत्थरों के लटकदार तोरण और कोष्ठकों वाली छज्जों से सजाया गया है। 2 मंजिला इमारत की छत पिरामिड नुमा और आधार एक ऊंचे जगत पर बनाया गया है। यहाँ से आगे आने पर मिलता है पंचमहल। फतेहपुर सीकरी की सबसे अलग और एक विशेष संरचना है पंचमहल, जिसे 176 खंभों की सहायता से बनाया गया है। पूरी तरह से अलग दिखने वाले इस पंचमहल की हर मंजिल को घटते क्रम में बनाया गया है। माना जाता है कि शायद यहाँ की दीवारों पर खस की जालीदार पर्दों की सहायता से एक वातानुकूलक बैठक का निर्माण किया जाता रहा होगा। आज तक इस पर संचालन की महत्वता और प्रयोजन की जो पहेली है वो अनबूझ ही है। आगे है शाही परिसर की एक महत्वपूर्ण जगह, दीवाने खास। चारों तरफ से खुले हवादार दरवाजों के साथ बनाए इस 2 मंजिला इमारत की छत में 4 छतरियां हैं। वर्गाकार इस इमारत के अंदर बीचों बीच एक खास स्तंभ बना है, जिसे अधिकांशतः लोग सर्वधर्म स्तंभ कहते हैं। कहते हैं कि इसका संबंध अकबर के दीने इलाही धर्म से रहा होगा। दीवाने खास के अंदर बना हुआ यह स्तंभ इस इमारत का मुख्य आकर्षण है। चारों कोनों से इस स्तंभ को कालमों की सहायता से जोड़ा गया है, जिसकी बारीक कारीगरी और नक्काशी देखते ही बनती है। कहते हैं कि सभी खास सलाहकारों और अलग अलग धर्म गुरुओं से परामर्श के लिए इस जगह का उपयोग किया जाता रहा होगा। फतेहपुर सीकरी के कई स्मारकों के विशेष प्रयोग को लेकर इतिहासकारों और वास्तु विशेषज्ञों के बीच हमेशा ही अलग अलग मत रहे हैं। सटीक जानकारी व स्पष्ट रूपरेखा न होने के कारण आज भी अलग अलग तर्कों के आधार पर इनकी व्याख्या दी जाती है। दीवाने खास के सामने है पच्चीसी। एक बड़े खुले दालान में बना हुआ यह प्राचीन खेल चौसर जैसा दिखता है, जहां शायद इंसानों को मोहरों की तरह से खड़ा करके मनोरंजन किया जाता रहा होगा। यहीं बगल में है ज्योतिष की गद्दी या एस्ट्रोलजर सीट। खजुराहो और दक्षिण भारत के मंदिरों की तर्ज पर मकरा तोरण द्वार द्वारा इस एस्ट्रोलजर सीट या ज्योतिषी की गद्दी को सजाया गया है, जिसका उपयोग शायद विशेष ज्योतिषी परामर्श के लिए किया जाता रहा होगा। इसके ठीक पीछे है खजाना रखने का स्थान। अलग अलग लोगों का कहना है कि शायद ये स्थान शाही खजाना रखने के लिए कहा होगा। कुछ और लोगों का मत है कि शायद बाकी मेल मिलाप और सामाजिक सलाहकारी के लिए इस विशेष जगह का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। यहाँ से ठीक सामने है अनूप तालाब, जहाँ 29 वर्ग मीटर वाले इस तालाब में स्तंभों और कालमों में जालीदार कारीगरी से एक छोटा बैठक भी बनाया गया है। अनूप तालाब के उत्तर पूर्व में है टर्किश सुल्तान का पवेलियन। इमारत के इस हिस्से को फूल पत्ती, बेलों, पीपल के पत्तों, स्वास्तिक के चिन्हों से सजाया गया है।
अंगूर की लताओं से सजे हुए बाहरी दीवारों के छज्जे और स्तंभों पर की गई कारीगरी बहुत ही सुंदर देखने को मिलती है। लाल पत्थरों से बनी हुई इस इमारत पर की हुई बारीक कारीगरी आपको थोड़ी देर के लिए इस जगह पर ठहरने के लिए मजबूर कर देती है और हो सकता है कि आप अनूप तालाब और इस इमारत के पास ही अधिकांशतः सेल्फी और तस्वीर लेने के लिए मजबूर हो जाएं। शाही परिसर की इन इमारतों के अलावा यहाँ और भी देखने लायक कई जगह हैं, जिनमें हाथी पोल, हिरण पोल, दीवान खानाए खास या ख्वाबगाह, दीवाने आम और टकसाल के साथ साथ तानसेन बारादरी भी शामिल है। अपने 14 वर्षों की राजकीय व्यवस्था में अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी को एक खास महत्व मिला। सन 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी से हटा लिया और राजनीतिक कारणों से सन 1598 में अपनी राजधानी को लाहौर ले जाना पड़ा और इन सब के साथ पीछे रह गई उस समय की बची हुई कहानियां और इमारतें।